इतना ही नहीं, इसकी ये भी खासियत है कि इसमें जिंदगी भर बोनस मिलता है। इतना ही नहीं, इसमें ये भी खासियत है कि इसमें प्रीमियम वापस मिलता है। इतना ही नहीं, एक और खासियत है कि 7 साल में सम इंश्योर्ड बिना प्रीमियम दिए डबल हो जाता है। एक कहावत मैंने कहीं पढ़ी और सुनी थी कि मारुति की जिसकी हैसियत है वो कभी ना मर्सिडीज नहीं खरीदता, उसी तरह मर्सिडीज वाला को अगर आपने मारुति दिखाई ना तो मारुति में खरीदेगा। यही फैक्ट फिगर्स हमारे हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। सो जब तक बाकी लोग आ रहे हैं आप लोगों को कुछ खास चीजें बता देते हैं प्रोडक्ट से संबंधित, क्योंकि अभी हमारी ही टीम के लोग आए हैं तो अच्छा मौका है हमारे पास। दोस्तों ध्यान दीजिए, सो प्रोडक्ट में ना हमारे पास नॉर्मली एक चैलेंज आता है कि यार फलाने बंदे को फलानी बीमारी है तो क्या हम दे पाएंगे। तो आज ना जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं मैक्सिमम लोगों का कोड ना केयर के साथ में है। सो केयर के पास हर बीमारी के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट है जिसको कोई भी अगर नहीं दे सकते उसको हम केयर फ्रीडम दे सकते हैं। अभी रिसेंट में एक नया चेंज आया है कि अगर किसी को हार्ट का इशू है, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक हार्ट इशू का जो भी कस्टमर था, हार्ट का अगर किसी को सिंगल स्टंट डल चुका था तो हमारे पास में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जो हम कायदे से दे पाए। और जो प्रोडक्ट हम दे पाते थे वो था केयर हार्ट या इस तरह के जो स्पेसिफिक इलनेस के प्रोडक्ट थे। बट आज हमारे पास में एक ऐसा प्रोडक्ट है तो अगर किसी को हार्ट अटैक आ चुका होता है, उसने अगर पॉलिसी नहीं ले रखी तो वो सबसे ज्यादा अवेयर हो जाता है टाइम इंश्योरेंस के लिए, फिर वो आगे मारना स्टार्ट कर देता है यार एक बार तो आगे की जरूरत पड़ेगी। तो आज हमारे पास हमारे पोर्टफोलियो में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर अगर किसी को हार्ट अटैक आ चुका है तो और 7 साल से कम का टाइम है तो उस केस में हम उस कस्टमर को पॉलिसी दे सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि 30 दिन के बाद उसका वो हार्ट का इशू, साथ में अगर उसको हाइपरटेंशन है वो इशू, साथ में अगर हाई बीएमआई भी है तो वो इशू, साथ में अगर अस्थमा है तो वो इशू, साथ में अगर कोलेस्ट्रॉल है तो वो इशू, साथ में अगर डायबिटीज है तो वो इशू। इस तरह के टोटल अगर 8 इशू हैं उस केस में सिर्फ 30 दिन के अंदर हम कवर कर पाएंगे उस कस्टमर को। कमाल की बात यह है कि जिन लोगों को इंश्योरेंस कंपनी सम इंश्योर्ड बढ़ाने से मना कर देती है उन सब के लिए भी ये एक रामबाण की तरह कारगर साबित हो रहा है। रिसेंटली हम लोगों ने मतलब संगीता मैडम ने पहला अल्टीमेट बेचा था, उस प्रोडक्ट का नाम है अल्टीमेट। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट की ये खासियत है कि यार 30 दिन के बाद अगर हमने किसी हार्ट का स्टंट पे डला हुआ है अगर वो देते हैं तो 30 दिन के बाद वो कवर हो जाएगा। और इस प्रोडक्ट की एक और खासियत है कि इसमें 5 साल का प्रीमियम देने का ऑप्शन है। आप कितना भी बड़ा सम इंश्योर्ड दे सकते हो, 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़। इतना ही नहीं, इसकी ये भी खासियत है कि इसमें जिंदगी भर बोनस मिलता है। इतना ही नहीं, इसमें ये भी खासियत है कि इसमें प्रीमियम वापस मिलता है। इतना ही नहीं, इसमें एक और खासियत है कि इसके अंदर सारे कंज्यूमेबल कवर होते हैं। इतना ही नहीं, एक और खासियत है कि 7 साल में सम इंश्योर्ड बिना प्रीमियम दिए डबल हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर किसी ने 5 साल का या 3 साल का या 2 साल का या 4 साल का जो भी प्रीमियम दिया है उसको अगले 4 या 5 साल में जितना सम इंश्योर्ड मिलने वाला था, यानी कि 10 लाख का अगर इंश्योरेंस लिया है 50 लाख 5 साल में बनता है तो पहले दिन से ही 50 लाख का क्लेम कर सकता है, जो फास्ट फॉरवर्ड की हम बात करते हैं। इतना ही नहीं, पहले साल में 30% का डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम पे, दूसरे साल में 20 पे और तीसरे में 10 है। इतना ही नहीं, रूम रेंट की भी कोई लिमिट नहीं है। इतना ही नहीं तो कितना, सोच के देखो एक प्रोडक्ट ऐसा पावर पैक आया है, इस प्रोडक्ट का नाम अल्टीमेट के साथ साथ ना फ्यूचर ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस रखा गया है। बट कमाल की बात यह है कि कुछ लिमिटेड लोगों ने ही इस प्रोडक्ट को समझने की कोशिश की और कुछ जिन समझ लिया उन्होंने बड़े प्यार से सेल्फी कर ली। संगीता मैडम पहले हमारी टीम से ऐसे मेंबर थे जिन्होंने अल्टीमेट बेचा और 5 साल का बेचा। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन फॉर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर संगीता मैम। एक और मेंबर है जिन्होंने 5 साल का, मतलब देखो हमारी आदत क्या है कि 3 साल का प्रोडक्ट 3 का बेचेंगे, 5 का है तो 5 का बेचेंगे। एक और मेंबर ने भी 5 साल का ऐसे ही प्रोडक्ट को सेल किया था, वो मैं हूं। तो यार सोच के देखो किसी का 5 साल का अगर आप इंश्योरेंस करते हैं ना उसका माइंडसेट क्या हो जाता है, यार मैं रिलैक्स हूं 5 साल,
ना प्रीमियम बढ़ने की टेंशन, अपने को क्या है ना रिन्यूअल की टेंशन, समझाने का तरीका अगर हो और हमने रिक्वायरमेंट समझनी है तो किसी को भी हम इजीली कुछ कर सकते हैं। साथ में ना एक कहावत मैंने कहीं पढ़ी और सुनी थी कि मारुति की जिसकी हैसियत है वो कभी ना मर्सिडीज नहीं खरीदता। पहले दिन अगर आप मारुति वाले मर्सिडीज बेचोगे ना भविष्य में हो सकता है बन जाएगा आपका। उसी तरह मर्सिडीज वाला को अगर आपने मारुति दिखाई ना तो मारुति नहीं खरीदेगा। यही फैक्ट फिगर्स हमारे हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। तो किस बंदे को कौन सा प्रोडक्ट देना है ना वो पता होना चाहिए। अपने पास पोर्टफोलियो में कितने फ्लावर्स हैं, कितने प्रोडक्ट हैं, वो सारे पता होना चाहिए। इसको जैसी जरूरत है ना वो प्रोडक्ट देना चाहिए। मेरे को बस एक छोटी शो करनी थी और दे देनी। हमारे पास मल्टीपल कस्टमर्स से और एजेंट से भी ना एक चीज का इशू आता है जो हमारा सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, वो है ये। लाइक हमें कोई प्रपोजल बनाना होता है, हमें फ्रंट और बैक दोनों अपलोड करने होते हैं एंड हमें लोग कहते हैं कि आप ये क्रॉप करके इसे अपलोड करो, जबकि ये बैक साइड नहीं होती, बैक साइड ये है। सो ये मल्टीपल हमें कस्टमर्स हैं जिन्हें दोनों ने बोला है। अब इसकी वजह से होता ये है कि हम इसे प्रोसेस नहीं कर सकते। इनकेस हम बाईपास भी करते हैं तो उसमें केवाईसी ट्रिगर होती है जो 2 से 3 दिन हमारा खा जाती है एंड समटाइम कस्टमर की डिक्लेरेशन भी लेनी पड़ती है जो एक और हेडेक हो जाता है कस्टमर से लेने। सिंपल सी चीजें। एंड इसी में एक और चीज थी कि पैन कार्ड की और आधार कार्ड की डिटेल्स ना मिसमैच होती है। नेम हो गया, डीओबी हो गया, ये हम देखते नहीं है। दूसरा ये होता है कि पैन कार्ड के और आधार कार्ड की डिटेल्स मिसमैच होती है। हम पैन कार्ड की डिटेल्स नॉर्मली नहीं चेक करते हैं बिकॉज हमें सिर्फ पीएन कार्ड की डिटेल्स चाहिए होता है। बट जब क्यूसी होती है, क्यूसी में वो मिसिंग रिक्वायरमेंट में आता है एंड अगेन वो डिक्लेरेशन लेना पड़ता है जो अगेन टाइम होता है 2 से 3 दिन का दोनों कंपनीज के अंदर, मल्टीपल कंपनी सभी के अंदर। सबसे ज्यादा हमारा टाइम कंज्यूमिंग यही है। एक चीज और है, हम कस्टमर से डिटेल लेते हैं, उसमें हमारे पास ना एक बेसिक डिटेल आती है जिसमें हो गया मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी। समटाइम्स हम चेक नहीं करते, वो वर्किंग ही नहीं होता है। देन उसमें टैली ट्रिगर होती है, वो टैली कंप्लीट नहीं हो पाती है, 2 दिन लग जाते हैं। उनके बाद उसमें आता है कि भाई ये नंबर चेंज करा दो। मिड टर्म में केस के अंदर टैली में नंबर चेंज कराना एक हैसल है जो ऑलरेडी और 2-3 दिन है। तो ये बेसिक चीजें अगर हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे केस नॉर्मली 3 to 4 डेज या 4 to 5 डेज में इशू हो सकता है। तो एक छोटी चीज हो गया आज के टाइम में बड़े सिस्टम हमारे पास क्यूसी में अटक जाते हैं या टैली में अटक जाते हैं। उसका रीजन क्या है जो मनीष ने बताया। तो टैली का तो फिर भी बड़े कम केसेस होते हैं टैली तक पहुंचने के बाद, लेकिन आज के टाइम में इंश्योरेंस कंपनी में आईआईटी नाम का एक पोर्टल है जिसके ऊपर वो डेटा डालते हैं और वहां से रिपोर्ट आती है, उसके बाद ही केस मूव करते हैं। तो कभी भी अगर आप कोई भी केस दे रहे हो तो वहां पे आपका टाइम बच सके इसलिए एक ही बार में डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर दो। जैसे जो चैलेंज आता है हमारे पास 5 दिन के बाद वो केस मूव होता है और फिर पता लगता है कि केस को क्यूसी में अटक गया क्योंकि आधार कार्ड क्लियर नहीं था। तो हम सारे सीजन क्लियर है, एक ही बार में रिक्वायरमेंट पूरी करके देंगे ना। और मैं ये देखता हूँ कि कई बार ना एक ही तरह की रिक्वायरमेंट बार बार आ रही होती है, सो एक ही बार में सारे रिक्वायरमेंट उस हिसाब से पूरी करके दे दो। दूसरा एक और चैलेंज आता है कि आधी डिटेल आती है, लोग आधी डिटेल भेज देते हैं और फिर क्या होता है जी तो पेंडिंग में रहता है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन आ जाती है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। नहीं, जब आपके पास कोटेशन लेते हैं और बोल देते हैं केस बना दो, तब आप डिटेल डिटेल आती है तो क्या करते हो और उसके बाद वो क्या करते हैं? तो उस केस में हम एक डमी बना के रखते हैं एंड फिर हम उसको होल्ड कर लेते हैं कि डिटेल्स के लिए पेंडिंग रहेगा। उसमें कई बार रिमाइंडर डालता है, कई बार हमसे स्किप हो जाता है। बट फिर वो होता है कि वो 5 डेज 4 डेज के बाद आता है कि भाई तुमने इसके लिए अपडेट नहीं डाला, ये भी अब तक पेंडिंग है, अगर फॉलो कर दे तो हो जाता है। और लोग मैंने ये भी सुना कि हुक्का पीते रहते हैं, पीछे से हुक्के की आवाज आ रही होती है, कहते हैं मोटर जेंट बना। इसमें एक चीज है छोटी सी, हमारे पास लाइक दिन में डिटेल्स आई, पार्शियल इन्फॉर्मेशन आई, इवनिंग के टाइम पे ना हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आती है। अब इवनिंग के टाइम पे ना सामने वाले पर्सन को जाने का होता है, सो हसल में ना वो जल्दी में कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है। सब हमारे यहाँ से भी होते हैं बट ये सो एक छोटा सा पैटर्न हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि लगभग से लोगों का जो भी वॉल्यूम पे काम करते हैं, वॉल्यूम पे काम करने का मतलब ये है कि जो लोग महीने का तकरीबन 5 लाख रुपए से ऊपर करते हैं ना, उनका एक पैटर्न देखा है कि ऑलमोस्ट जो केसेस की डिटेल कंप्लीट होती है। सो कोटेशन फाइनल होते 11 बजे सुबह, फिर पैन कार्ड आधार कार्ड आ गया 2 बजे तक, फिर एक तो और डिटेल आ गई, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आ गई और फिर कहते हैं यार बना के रखो, तो फिर हाइट वेट वगैरह चेंज कर लेंगे। अब केयर में तो हमारे पास एक कैपेबिलिटी है कि हम हाइट वेट चेंज कर सकते हैं। नीवा के अंदर एक बार केस बन गया तो फिर दोबारा बनाना होगा। अब होते होते ना जब 5-50 ओवर के होते हैं, 6 बजते हैं, तब वो सारी डिटेल कंप्लीट होती है और फिलिंग ही होता 5 मिनट में। अब उस टाइम पे ना कुछ छोटी लोग हैं जो मतलब लोग क्या ऑलमोस्ट सभी लोग ऐसे हैं कि जिनको ना जाना होता है,
काम करने वाले जो ऑपरेशन के बच्चे हैं उनका टाइम वही है 6 बजे तक का। उस टाइम पे या तो हमें रोड को प्रेशर करना पड़ता है यार आप इस केस को बना के दो, तो उसका भी मूड ये होता है कि पता लगे 6:10 पे केस आया वो निकलने के हुआ था। अब जिसका वो काम होता है वो करके तो जाएगा, तो वो हवड़ना पड़ के जब काम करता है तो गलती होता है कहीं ना कहीं उस चीज, या उसमें भी जब वो कंप्लीट करने आता है तो नॉमिनी का नाम नहीं दिया, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ नहीं दी, इंडिविजुअल मेंबर होता है, हम कहां से डालें? तो ऐसी बड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो छुट जाती है और सामने वाला रोज इरिटेट होता है, बोले कि ये तो छुट्टी के टाइम पे आप दे रहे हो। तो कोशिश ये करो कि एट वन को वो डिटेल्स आप पूरी करके दे दो। और सेम ना एक ये संडे में देखा जाता है, संडे में बैठे रहते हैं लोग, मतलब मैंने क्या कर रखा है कि हफ्ते एक बंदा काम करेगा, हफ्ते दूसरा काम करेगा, तो जब तक बैठे हैं ना तब तक तो कोई केस आएगा नहीं, जैसे उठ लेते हैं केस आ जाता है। या तो फिर उतना ब्रीथिंग स्पेस दो लोगों को ना, किसी आज अगर केस दिया है अर्जेंट नहीं है, अच्छा आप लोग खुद ही उसको फिल्टर नहीं करना चाहते, ये बड़ी हाफ रियलिटी है। अर्जेंट कौन सा है अर्जेंट कौन सा नहीं है, हमने ऐसे बड़े केस देखे हैं जिसके अंदर ना लोग कहाँ है हमारा कृष्ण कौन सा केस था धीरे तू, मतलब इतनी अर्जेंट में लिंक चाहिए होते हैं लोगों को, तो घर का इसलिए कह रहा हूँ ताकि सब ना हो जाए, सबको अर्जेंट में लिंक चाहिए होता है, तो उसकी पेमेंट नहीं होती 4 दिन भी। या तो अगर अर्जेंट नहीं है तो उतना लेट मत करो, 3-4 घंटे का टाइम हमें दे दो। एक बंदा कहीं पे मान लो छुट्टी का दिन है, संडे वनडे है, या शाम के टाइम बोलो अभी लिख दे दो 10 मिनट में, फिर उसकी पेमेंट ना 5-6 दिन तक ट्रैक करता है, पेमेंट हाँ करेगा कस्टमर से बात होती है। अगर कोई जेन्युइनली अर्जेंट है, हम तो नॉन अर्जेंट को भी अर्जेंट करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने पैटर्न को सेट किया है यार आप लोगों को स्ट्रगल ना हो जब आपने मांगा, क्योंकि लोग ना ट्रेंड है, एक केस को बनाने में 10 से 12 मिनट का टाइम लगाते हैं, बट वो 10 से 12 मिनट का टाइम को तब लगेगा जब डॉक्यूमेंट पूरे आएंगे। तो वो थोड़ी सी आप लोगों से बकवास है रिक्वेस्ट है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मतलब जैसे मैं कोटेशन पे हार्ड फिल्टर लगा दिया ना कि कोटेशन हम देंगे ही नहीं, आप लोगों को ऐप दी हुई है जिसके ऊपर खर्चा लगाया है और उसके अंदर ना सारी कोटेशन करेक्ट आ रही है, किसी कंपनी की निकालो। अगर उतना खर्चा लगाने के बाद भी कोटेशन हमें ही देनी हो फिर तो कोई फायदा नहीं है। और जान पूछ के हम ना इसीलिए कहते हैं कि आप निकालो। आप लोगों को क्या होने लगे कि जी मेरी प्रोफाइल नहीं आती, तो धीरे धीरे काफी लोग स्विच कर गए हैं अपने अपने खुद की ऐप पे, क्योंकि अगर आप भेजते हो अभी भी कोई मांगता है हम दे देते हैं, लेकिन सोच के देखोगे यार किसी कोर्ट के पास कोटेशन जा रही है जिसमें मेरा नाम है, मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा फोटो लगा हुआ है, वो ना प्रोफेशनल काम नहीं करेगी। वहीं पे अगर आपने खुद से निकाली वो सेटिस्फेक्शन अलग ही होगी। आप लोगों को चाहिए, कुछ लोगों को डाउट होता है कि मैं पता नहीं कोटेशन गलत तो नहीं निकाल दूंगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना, आप कोटेशन निकाल के भेज दो, ग्रुप में भेजो, हाईलाइट कर दो, हम उसको कंफर्म कर देंगे जी ओके। हमें तो पता ही है 1 मिनट लगेगी, पर आपने अगर 10 बार कोटेशन निकाली और 10 बार कोटेशन निकालने के बाद 10 बार मैच हो गया, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। आप किसी कस्टमर के सामने बैठे हो और वहां पे पता लगेगा कि कोटेशन दे दो, मैं ओके हूं 15 बार सिखाने को, 20 बार सिखाने को, महीना बार सिखाने को, लेकिन अगर हर बार हमें कोटेशन देंगे तो थोड़ा सा चैलेंज रह जाएगा। तो आप जो रेगुलर रूटीन में काम करने वाले महीने के 2 महीने के मतलब हर महीने तकरीबन 4-5 लाख करने वाले वो एटलीस्ट कहीं को चैलेंज आए तो आप लोगों को सिखाने को तैयार है। बट यार टेक के ऊपर आज के टाइम पे ना सेल्फ ट्रेन बन जाओ तो ज्यादा बेटर है, डिपेंडेंसी खत्म हो जाए और कुछ चैलेंज नहीं। एक और वो मेजर चैलेंज बन रहा है हमारे लिए भी और इनके लिए भी। एक चैलेंज जो है जो सभी के लिए बना हुआ है, हमारे लिए भी और उनके लिए, मतलब इफेक्ट वो दोनों को करता है, वो है क्लेम का पार्ट, रिम्बर्समेंट फैसिलिटीज, पार्शियल इन्फॉर्मेशन आना, कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड कस्टमर के पास वो मैसेज आना, कस्टमर को उनका हेल्प करना है और तो ये थोड़ा सा है। बिफोर मूव टू दैट क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो भी पर्स वाला यूज करते हैं जैसे कोटेशन निकालते हैं उसमें हमने ना 3 ऑप्शन दिए हैं कोटेशन शेयर करते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ है, एक सिंपल पीडीएफ है, एक समराइज्ड पीडीएफ है। सो जो सिंपल पीडीएफ हम शेयर करते हैं उसके अंदर ना सारे राइटर का प्रीमियम अलग-अलग दिखता है। ये किसी भी आज तक इंश्योरेंस कंपनी ने ऐसी कोई भी ऐप नहीं बनाई जिसमें आप प्रीमियम अलग-अलग दिखा पाओ, क्या दिखाते हो। तो हमारे सामने चैलेंज आने लग गया कि यार लोग बोलते हैं कि एयर एम्बुलेंस का भी पैसा ले रहे हो, चाहे भले ही वो 400 रुपए हो, आप वेलनेस का भी पैसा ले रहे हो 38 रुपए लगता है, आप ओपीडी का ले रहे हो 700 रुपए लगता है।
बट लोगों को ना 700 रुपए देने में दिक्कत नहीं है, बट वो जब पीडीएफ में लिख के आता है ना तो वो बोलता है 700 रुपए। तो कुछ राइटर ऐसे होते हैं जो हम नहीं हटा सकते किसी भी रीजन से, मतलब पोर्टेबिलिटी के रूल्स लगे हुए हैं, ना कंपनी हटा सकती है ना हम हटा सकते हैं। ओरिजिनल पोर्टल में जो रूल लगे हमारी ऐप में वही रूल लगे, तो वहां पे फिर हमने सोल्यूशन निकाला कि इसको ना समराइज पीडीएफ में निकाल देते हैं। तो आप जब भी पीडीएफ शेयर करोगे तो 3 बटन दिखेंगे, कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो जब आपने सिंपल पीडीएफ जनरेट किया तो उसमें रिगार्ड एड्रेस का प्रीमियम आएगा। जब आपने समराइज पीडीएफ को डाउनलोड किया तो उसमें राइटर का प्रीमियम नहीं दिखेगा, खाली नीचे लिखे लिखा दिखेगा कौन सा राइटर ऐड है। अभी आप लोगों को ना एक तो सैंपल दिखा देते हैं, मनीष एक बार खोल दो। तीसरा आता है कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ। अब ये नई चीज क्या है, तो जो कपिल भाई की रिक्वायरमेंट आई थी, तो अगर हमने कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ पे क्लिक किया तो वहां पे आपको सारे डिडक्टेबल के ऑप्शन भी उसी पीडीएफ में दिखेंगे, 0, 20, 30, 50 एक का। तो एक ही कोटेशन में आपको, ये आपके लिए शायद नई इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। एक आपने शायद वो ऐप नहीं यूज की होगी, मेरी पूरी टीम यूज करती है। तो एक ऐप है शिक्षण पाठशाला, उसके थ्रू हम बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर ना आपको एक साथ सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, डिस्क्रिप्शन की सारी जो डेफिनेशन वो आती है। अभी हमने लैंग्वेज के ऑप्शंस भी ऐड कर दिए हैं, अब हिंदी, गुजराती, मलयालम, कोठी चगोड़ा। तो जैसे हमने अभी मैंने एक पीडीएफ भेजी थी संगीता मैडम को, क्योंकि उनको वो मराठी आती है, तो उसमें रूम रेंट का मतलब था कोठी चगोड़ा, तो वो कहते हैं हाउ क्यूट, ठीक है। तो उसमें ना मतलब जो लैंग्वेज में जैसे वो बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, सेम हमने वो समराइज करके एक्सपर्ट्स हमने रखे थे उस टाइम पे, और हमने जो टॉप नॉच 100 पॉलिसी थे उनको कन्वर्ट करवाया। तो आप उर्दू, तेलुगु, मलयालम, तमिल, मेरा तो पर्पस क्या है कि हर एक शहर में, हर एक गांव में पहुंचा जाए। बट जहां पे लोगों को बोलते हैं ना कि यार हिंदी नहीं आती, जैसे संदीप जी सीरीज ऑपरेट करता है, वहां पे बड़े से लोगों को इंग्लिश नहीं आती जनरली, मतलब उतना फ्रीक्वेंटली नहीं, हमारे भी रूरल में पहुंचते तो नहीं आते। वहां पे हम जब उनको पीडीएफ जनरेट करके भेजते हैं तो कमरे का किराया लिख के आता है, और उसमें लिख के आता है कि आप सिंगल रूम ले सकते हो। वहीं अस्पताल में भर्ती होने से पहले का खर्चा लिख के आता है, जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं, और अस्पताल से निकलने के बाद का खर्चा 180 दिन, एम्बुलेंस लिख के आता है उसके अंदर। तो जिसको इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में आप पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू मेक इट मोर कॉम्प्रिहेंसिव डे बाय डे। हम ना इसके ऊपर बहुत टाइम, एनर्जी और पैसा तीनों चीज लगा रहे हैं। एक पूरी टीम इसके ऊपर लगी हुई है, पीछे बैठा विवेक तिवारी, पूरा दिन वो उसी टेक्नीशियन लगे होते हैं। हमने अलग अलग कैटेगरी इसमें डिजाइन कर दिया है, जिसमें हेल्थ की पोर्शन अलग निकलती है, एक्सीडेंटल की अलग निकलती है, ट्रैवल की अलग निकलती है, क्रिटिकल इलनेस की अलग निकलती है। तो उसको यूज करो थोड़ा सा ओपन करना। अभी ट्रैवल के ऊपर आप लोगों ने काम स्टार्ट किया, बाकी चारों कैटेगरी हमने फिट कर। अपडेटेड प्रीमियम होते हैं, अपडेटेड फीचर्स होते हैं। तो कभी भी जब भी इवन मुझे खुद भी डाउट होता है कि इस प्रोडक्ट में ये है कि नहीं है, मैं पीडीएफ देखता हूँ और मेरे को समझ में आ जाता है, क्योंकि काफी टाइम से विवेक ही काम कर रहा है उसके ऊपर। और कहीं पे कुछ मतलब आज हमने 5 लाख प्लस पीडीएफ डाउनलोड कर दी। अभी मैं आप लोगों को डैशबोर्ड दिखाता हूँ, इससे बस मेरा डैशबोर्ड खुलता है नहीं हो तो मैं मेरे दिखा दूं, 5 लाख का पीडीएफ डाउनलोड किया, आज उसके 30,000 यूजर हैं। और कमाल की बात ये है कि हमारे पास ना कोई सिंगल एस्केलेशन नहीं आती। एस्केलेशन का मतलब है कि कोई कंप्लेंट नहीं आती कि यार प्रीमियम गलत है, फीचर गलत है। हमारे पास जो डैशबोर्ड है उसमें हमें क्लियरली दिखाई देता है पर डे कितनी पीडीएफ जनरेट हो रही है, कितने लोग कर रहे हैं। दैट मींस कि यार जो प्रोडक्ट हमने बनाया है ना, वो आज के टाइम में इट इज एडिंग वैल्यू इन द लाइफ ऑफ 30,000 एजेंट्स। सो अगर कोई कंप्लेंट नहीं आ रही तो ये मेरी ना सिंपल अजम्पशन है कि और पीडीएफ भी जनरेट हो रही है, कोटेशन भी लोग डाल रहे हैं। पर डे के एवरेज में 800 से 1000 के बीच में कोटेशन निकलती है। तो अगर वो सबका डेटा मिलेगा, अच्छा एक यहीं पे वो क्या बोलते हैं चेक कर लेते हैं, आप लोगों में कितने लोगों ने कोटेशन निकाले और गलत आई है? चलो दोबारा से दूसरा सवाल पूछते हैं, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो पाठशाला में कोटेशन निकालते हैं? अच्छा, आप इतने लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी कोटेशन गलत आई है? तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे प्रीमियम मैच हो रहे हैं, फीचर्स मैच हो रहे हैं, कोटेशन ठीक निकल रही है, तो आई डोंट थिंक कि, और हम भी आप लोगों को जो कोटेशन देते हैं उसी पाठशाला से देते हैं। दैट मींस कि यू शुड स्टार्ट यूजिंग इट। हमने जो हथियार बनाया ना, आप लोगों को एम्पावर करने के लिए बनाया कि यार आप खुद से सब कुछ कर पाए। इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट आई हैव सीन टिल नाउ। आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज़ इट इज माय प्रोडक्ट, आई एम सेइंग दिस आई जेन्युइनली लव इट। तो
यूज कीजिए इसको यार, कंपैरिजन का बड़ा अच्छा टूल है, प्रीमियम का अच्छा टूल है। अब आते हैं मनीष जी के दूसरे जो चैलेंज है उसके ऊपर। तो मनीष जी का ये कहना है कि यार जो क्लेम, स्पेशली रीइंबर्समेंट के क्लेम, क्योंकि कैशलेस में हम लोगों का ज्यादा कुछ होता नहीं है। कैशलेस में हमारे पास दो तरह के क्लेम आते हैं। एक आप लोगों ने जब अप्रूवल डलवाया तब का, जैसे अप्रूवल डलवाया आप लोगों ने भेजा, हमने आगे अपने सपोर्ट ग्रुप में हाईलाइट कर दिया और इमीडिएटली उसके ऊपर काम चालू हो गया। उसमें तकरीबन 2-2.5 घंटे 3 घंटे में हो जाता है। IRDA का जो टाइम है वो 3 घंटे का भी हो गया है। इस केस में कभी कोई सिस्टम क्लियर हुई तो 1-8 घंटे ऊपर नीचे हो गया। तो वहां पे हमें चैलेंज नहीं आता है, क्योंकि वहां पे जो रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को डायरेक्ट कस्टमर सबमिट करते हैं, हॉस्पिटल सबमिट करता है। हमें चैलेंज आता है रीइंबर्समेंट के क्लेम में। अब वो क्या चैलेंज है, तो हमारे पास ना कई बार आधे अधूरे डॉक्यूमेंट आते हैं। आधे अधूरा क्या होता है कि मोस्टली हमने क्या देखा है कि KYC कंप्लीट नहीं आती, लोग ना खाली बिल भेजते हैं। सबसे पहला चैलेंज है कि बिल भेजते तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। अब जो पुराने लोग हैं वो बिल और प्रिस्क्रिप्शन दोनों भेज देते हैं, लेकिन KYC डॉक्यूमेंट नहीं होते। चलो जी KYC डॉक्यूमेंट पे आ गए तो चेक नहीं होगा, या पासबुक भेज दी तो उसमें IFSC कोड नहीं होगा। टीम ना काफी ट्रेंड है, बट उनसे गलतियां हो जाती हैं। अब अगर आप लोगों ने एक ही बार में डॉक्यूमेंट पूरे नहीं दिए तो होगा क्या कि, अच्छा एक और भी कमाल की बात है कि लोग ना हमें सामने से बोलते हैं, बोले काम करो आप अपलोड कर दो, क्वेरी आएगी बाद में देखें, अभी फिलहाल तो अपडेट करो। डन है जी, हम कर देते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि 15-20 दिन के बाद उसमें क्वेरी लग जाती है डॉक्यूमेंट की। अब 4 दिन के बाद तो आप लोग उसको देखोगे, क्योंकि क्वेरी आप लोगों के पास देखती है, हमारे पास नहीं देखती इन जनरल। जो क्लेम सबमिट किया उसका क्लेम नंबर आपके पास आएगा, हम नहीं देखते हैं, मैकेनिज्म ही नहीं है हमारे पास देखने का। उसके बाद फिर बिल्कुल आपका फोन आएगा, बोलो यार उसके अंदर बताओ ऐसे ऐसे क्वेरी लगती। मेरी टीम ना काफी स्मार्ट है, वो सारे के सारे केसेस ना RCA रखती है। RCA क्या होता है कि भाई आप लोगों ने कभी भी कोई डॉक्यूमेंट दिया, आप लोगों की क्या बात हुई, तो उनका क्लेम था और तकरीबन 72 दिन हो गए रीइंबर्समेंट के अंदर, और बिल्कुल अपने आए ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया वैसे हो गया। मैंने मनीष खोली हुई बनी, जब खोला तो उसमें देखा गया कि यार जो डॉक्यूमेंट थे वो हमारे पास जिस दिन आए उसके बाद पहली रिक्वायरमेंट जो हम लोगों ने रेज करी, मतलब डॉक्यूमेंट वो पकड़ा जाए ऑफिस में आते हैं पूरे 22 दिन के बाद वो जो बचे हुए बिल थे वो देखे गए, लेकिन उन्होंने काउंटिंग किस दिन से स्टार्ट की, जिस दिन वो पहले दिन देखे गए। क्या वो सही है? 100% बिल्कुल नहीं है। एक तो मैं डॉक्यूमेंट संभाल के रखता हूँ, मैंने एक स्पेशल ड्रॉर बना हुआ है कि किसी के डॉक्यूमेंट मिसप्लेस ना हो। 22 दिन के बाद डॉक्यूमेंट आए, उसमें भी कुछ कमियां थी, उन्होंने बोला डाल दो, अगर रिक्वायरमेंट आई तो मैं दे दूंगा। चलो जी, तकरीबन 12 दिन के बाद उसमें रिक्वायरमेंट आई। रिक्वायरमेंट का हमने इन्फॉर्म किया, रिक्वायरमेंट वो हॉस्पिटल जाके ले भी आए। पंडित जी के साथ बैठे थे, पंडित जी ने थोड़ा सा उनको कुछ खिला पिला दिया, तो उनको लगा कि वैसे वेस्ट पेपर है, वहीं पे फाड़ के उन्होंने फेंक दिया। सुबह जब होश आया बोलो हो ये तो गलत फाड़ गई, फिर वो दोबारा गए। तब तक कस्टमर का ना प्रेशर बन चुका था, नॉट ऑन लाइट नोट बट एक्चुअली ऐसा हुआ। अब हमारे पास ना उस दिन तक 40 दिन हो गए। अब उसके बाद वो दोबारा गए अगले दिन और डॉक्यूमेंट ले आए दोबारा से, डुप्लीकेट की स्टैंप लगवा के डॉक्यूमेंट दे दिए। अब देने के बाद जिस दिन उन्होंने व्हाट्सएप किया स्कैन पे, उसके बाद 4 दिन कुछ ऐसा हुआ कि व्हाट्सएप चैट में उनके मिसप्लेस हो गए। बट प्रियंका देखती रहती है केस को, तो उनको ध्यान आया कि हो इसका केस का, तो जैसे क्लेम नंबर जनरेट होता है जिसमें क्वेरी आती है हम एक एक्सेल में चढ़ा देते हैं, तो उसके अंदर फिर 4 दिन के बाद वो अपलोड कर दिया गया। लेकिन उसके अंदर फिर एक रैकिंग रिक्वायरमेंट है कि आईसी फिट पर हो, आईसी फिट पर मंगवाए गए, आईसी फिट पर लेके आए, तो आईसी फिट पर जब मंगवाए तो उसके अंदर वो ले आए जाके। फिर एक और रिक्वायरमेंट लग गई और उस दिन हम बैठ करवा देंगे, और उस दिन गुप्ता जी उस प्रेशर को नहीं झेल पाए और वो ऑफिस में आ गए। बोला यार जी ये तरीका है, वो आप सर्विस करते हो, ये मैकेनिक निकालो आरसी जब निकाला समझा गया कि क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसमें रिक्वायरमेंट थी कि भाई जिस दिन आपने आईसी मतलब ये आईसी पेपर क्या होते हैं, इंडोर केस पेपर, तो पहले दिन जब बंदा जाता है तो कस्टमर गया था इमरजेंसी में, और इमरजेंसी में जाने के बाद एक जो सबसे पहला मोड बनता है वो होता है इमरजेंसी मोड। तो इमरजेंसी मोड का हमें इंडोर पेपर चाहिए था जो कि अलग था। फिर गुप्ता जी वहां पे दोबारा गए, वो डॉक्यूमेंट लेके आए, वहां से उन्होंने मुझे फोन किया कि रणवीर जी ये मैं आखिरी बार दे रहा हूं, इसके बाद मैं कोई कागज नहीं दूंगा, क्योंकि वो 75वां दिन हो गया था। अब गुप्ता जी की भी बात ठीक थी कि चलो यार 3 बार रिक्वायरमेंट लग चुकी है, एक बार बता देते हैं। तो हमने फोन किया अपने सपोर्ट सिस्टम को,
कि भाई ये कह रहे हैं, आप एक ही बार बता दो कोई रिक्वायरमेंट। तो उसी टाइम पे उस डॉक्टर से बात की गई जो उस केस को देख रहा था। उस डॉक्टर ने वो सारे डॉक्यूमेंट देखे, सबमिट किया, और उसी दिन शाम को, मतलब गुप्ता जी 3 बजे फोर्टिस में आर्टिस्ट बैठे हुए थे, शाम को केस अप्रूव हो गया। तो कमाल की बात है अगले दिन पैसे। तो कई बार अगर डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो नेट ये होता है कि बिना कागजों के ना हम आगे नहीं बढ़ सकते। कागज एक ही बार में इकट्ठे करके दे दो, जो रिक्वायरमेंट लगती है हम नहीं लगाते, हम ना सपोर्ट सिस्टम में बीच के आप लोगों को परेशानी ना आए उसी को समझने के लिए। और ऊपर वाले की कृपा से ना हम उस लेवल पे सक्षम हैं, कागजों को पढ़ते भी हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है उनको आप लोगों को बताते हैं। बट एक बेसिक रिक्वायरमेंट आप लोगों से भी है कि यार जब भी कोई रिक्वायरमेंट लगे ना उसको जितना जल्दी हो उसको उतना पूरी करो। कहीं पे अगर कुछ ऐसा लग रहा है ना कि यार एक टाइम से ऊपर हो गया, इमीडिएटली मेरे पास भेज दो। जब भी मेरे पास कोई आता है ना मैं उस चीज को मैक्सिमम 48 घंटे में रिजोल्व करने की कोशिश करता हूं, अगर रिजोल्व होने लायक है तो। कुछ चीजों में टाइम लगना होता है, किसी और पर डिपेंडेंसी होती है या फिर कहीं भी अगर छूट होती है तो थोड़ा बहुत ज्यादा भी लग जाता है। वो तो समझ लीजिए और तो नहीं है। बेसिकली कस्टमर के पास से ना मेल आई एजेंट के पास, एजेंट ने पास ऑन कर दी ऑब्वियसली। ये मेल है, इसके अंदर 143 इमेजेस है। मैंने जो एजेंट आपको बताया HAIC वाली। अब हमसे एक्सपेक्टेशन ये करी जा रही है, मतलब ऑब्वियसली एजेंट को नहीं पता उसमें क्या है, बट कस्टमर ने भेजी है। अब ये एक इमेज को कन्वर्जन करने के लिए पेड साइट है। बता दो। तो हमारे पास ना जब भी आप लोगों के पास क्लेम डॉक्यूमेंट आते हैं, आप लोगों ने बोला यार क्लेम अपलोड कर दो। तो यहाँ पे चैलेंज क्या आ रहा है कि लोगों के पास, मान लो किसी के पास आया क्लेम, तो आपके पास कैसे आएगा? या तो WhatsApp पे आएगा या ईमेल पे आएगा। ये थोड़ा बहुत पढ़ा लिया इसका ऑब्वियसली ईमेल कर दी, हमें ईमेल से दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसमें फॉर्मेट आया ना वो HAIC का आया। HAIC क्या होता है कि एप्पल के फोन से जब आप फोटो खींचते हो तो वो फॉर्मेट जनरेट करता है, उसको ना क्लब करना हमारे लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि वो एक एक करके डाउनलोड करके वो सारा क्लब करना पड़ता है। वहीं अगर आपने JPG में दिया है तो हम इजीली क्लब कर देते हैं। दूसरा फिर साथ में एक और भी इंस्ट्रक्शन होती है कि पढ़ लेना, अभी ऐसा हो कि कहीं को क्लेम रिजेक्ट हो जाए। यार भाई 144 पेज सोच के रखें, हमें डालने की कमी। अगर ईमेल आती है तो मेरे से पूछते हैं क्या करें, और साथ में ये भी बोला कि पढ़ लेना सारे डॉक्यूमेंट। डॉक्टर थोड़ी है यार, मतलब ये फ्रीक्वेंटली पढ़ पाएंगे। कोई एक आध कागज दिया आपने, 2 कागज दिए, 3 कागज दिए, हम पढ़ के बता देते हैं। लोग अपने ट्रेन हो रखे हैं। आज डिस्चार्ज समझा भेजते हो, 5 मिनट में बता देते हैं कि भाई केस मिलेगा नहीं मिलेगा, उसमें क्या लिखा हुआ है। इन लोगों की मैंने मेडिकल की ट्रेनिंग की हुई है कि DM का क्या मतलब होता है, HTM का क्या मतलब होता है, RA का क्या मतलब होता है। RA का मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, HTM का मतलब हाइपरटेंशन होता है, DM का मतलब DM डायबिटीज मेलिटस होता है, DM1 का मतलब डायबिटीज मेलिटस 1 होता है, डिस क्लास 1 हो गया, DM2 का मतलब जो एक्सेप्टेबल है, DM1 एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आर्थराइटिस में कितने टाइप होते हैं, हार्निया के कितने टाइप होते हैं, इनको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मैंने पढ़ा रखा है। लेकिन कमाल की बात ये है कि अब जो क्लेम के अंदर हम कैसे इंश्योर करेंगे, और फिर अगर गलती से रिजेक्ट हो गया उसमें कुछ लिखा था तो सामने वाला कहता है जो मैंने पहले बोला था, कीप ए वेरी वाइबल आस्क, हम उसमें 100% सपोर्ट करेंगे। दिस इज नॉट ए वाइबल आस्क दैट वी रीड 144 डॉक्यूमेंट्स, हम अपलोड करेंगे 1 मिनट लगेगा, और वो भी अगर प्रॉपर फॉर्मेट में आए तो अच्छा तो ये होता है वीडियो बना के दो, बट गिव द सपोर्ट सिस्टम। हम इंश्योर करते हैं कि यार आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा ना बाकी चीजों में जाए इंस्टेड ऑफ द सर्विस पार्ट। रिन्यूअल के लिंक देना, आप लोग रिन्यूअल के लिंक भी उन्होंने ना 2 मिनट लगती है, आप खुद का लिंक निकाल लेंगे, वो भी प्रिंट का देते रहते हैं। कई बार मेरे पास आता है कोई लॉगिन दे दो, उसका भी अलग मैं स्मूथ प्रोसेस बना रहा हूँ, उस पे हम नहीं लगाएंगे फिल्टर। बट एक दिन पहले दिन आप लोगों को सारे जैसे 40 रिन्यूअल लिंक होते हैं, एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपको सारे लिंक एक वन टाइम में मिल जाएंगे। तो ये जब भी इस तरह का आए तो यार कोशिश ये करो ना पीडीएफ बना के दे दो, हम क्लेम सबमिट करने के लिए मना नहीं करते हैं। और कोशिश ये भी करो, हम पता क्या करते हैं 144 डॉक्यूमेंट का हमने पीडीएफ भी बना दिया, लेकिन वो चेक पेंडिंग है, और उस चेक के लिए ना रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 6, रिमाइंडर 8, मैंने ग्रुप में 12 रिमाइंडर देखे सेम केस के लिए। और उसके बाद ना सामने वाला फोन करके ये कह देता है कि भाई पूरा टेक्नोलॉजी को 12 दिन पहले केस दिया था, चेक आज दिया है तो 2 घंटे में क्लेम लिख देते हैं, तो फिर 2 दिन डिले हो गया तो फिर ये हो जाता है कि कई बार जैसे मार्च के महीने में मैंने लास्ट 10 दिन में ना कोई क्लेम नहीं डालने दिया, मैंने एक ही बात बोली कि इनको रोक लो, 8 स्टॉप कर दो, क्योंकि उस टाइम पे चैलेंज इतने थे, केसेस इतने जा रहे थे, कोटेशन इतने जा रहे थे। तो इन छोटी छोटी चीजों में ना
परिवार है, परिवार की तरह ही एक दूसरे को करना पड़ेगा, नहीं तो हम थक जाएंगे। एक टाइम ऐसा होता है कि मनीष 11:30 बजे निकल रहा होता है और सुबह फिर 9 बजे आ जाता है, एग्जॉस्टेड फील करते हैं, बर्नआउट बोलते हैं उसको। और आप में से काफी लोगों को लगता है कि यही तो केस है मेरा या यही तो क्लेम है, तो आपके एक हो सकता है तो हम ना 144 लोग लीवा हुआ में और 187 लोग केयर के अंदर एंटर करते हैं, और वो एक जगह किसी आता है ना दिन के अंदर तो फट लेते हैं। इसका ना एक सोल्यूशन है कि या तो मैं मैनपावर इतनी बढ़ा दूं, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। आज ना 14 लोग हैं, उसके अलावा भी मैंने 4 वैकेंसी ओपन की सिर्फ ऑपरेशन के लिए, लेकिन नहीं मिले ढंग के लोग। आप लोगों के पास बहुत है, अपने बंदों को ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नया बंदा सिस्टम में आता है उसको टाइम लगता है समझने में, सीखने में, प्रोसेस को समझने में, लोगों के नेचर को समझने में, क्योंकि हर किसी की बात भी समझ में नहीं आती ना हमारी। मैं किसी नए बंदे को लाके बैठा दूं और वो एक दिन फोन करके बोले जिसको पता ही ना हो, मान लो कितने नाम से फोन कर दे, बोला इधर ये चीज ठीक है, वो सेंस ही समझ में नहीं आई। तो हर बंदे को जब भी मैं कोई हैंडओवर देता हूं तो मैं सबका नेचर बताता हूं, किसको कितनी उंगली करनी है, किसको कितने टोन रख सकते हो, किसको कितना मजा ले सकते हो, किसका कितना रिस्पेक्ट से बात करनी है, बहुत कुछ करना है। प्रियंका जी, आपको कोई समस्या नहीं मौका है, आप बोलिए, फिर मैं तो मत करिए, मैं लाइक दे देता हूँ, फिर और वैसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। और मैंने ना बना रखा फॉर्मेट, अभी आप लोगों के ऑफिस में एक बंदे को बैठा देंगे, संदीप परमार का एक बंदा हमने ट्रेन करके भेजा, उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट और क्वेरीज आनी खत्म हो गई, सही कह रहा हूं संदीप? तो अभी ना तो आप मेरे से कोटेशन मांगते हो, ना ही कोई केस बनवाते हो, ना बाकी चीजें, ना ईमेल, आपको शायद भी मिला हुआ है। तो क्या आपने एक्सपीरियंस किया नया, क्या बंदा आपका ट्रेन हो गया? सारे काम करवा। अच्छा, आप क्या क्या सीखा उस बंदे ने हमारे यहाँ? तो सारे काम तो भी आप सिखाया। कितने दिन था वो हमारे यहाँ पे? 15 सीरीज की तरह तो कुछ उसके बिहेवियर में बदलाव देखिए। जब हमारे पास कोई बंदा ट्रेनिंग लेता है ना, तो ना सिर्फ हम उसको ऑपरेशनल थिंग्स सिखाते हैं, हम उसको ना एथिक्स भी सिखाते हैं। उसको ये सिखाया था कि कस्टमर अगर ऑफिस में आ जाए तो आपको क्या बात करनी होती है सामने जाके। उसको ये सिखाया था कि कोटेशन मांगे तो जो मांगा गया सिर्फ उतना ही दो या एक्स्ट्रा दो। उसको ये सिखाया गया था कि जोन 1 और जोन 2 का क्या डिफरेंस है। कई बार जोन 2 का कस्टमर होता है, हमें जोन 1 ही करना होता है, वो क्यों करना होता है उसके डिफरेंसेस बताए गए थे। उसको ये सिखाया गया था कि क्लेम के अंदर जब आप कस्टमर से बात करते हो, जब कैशलेस आता है तो किस तरह बात करते हो। उसको ये सिखाया गया था कि जब आप रिइंबर्समेंट का क्लेम को फाइल करते हो तो आपको किस तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट करना होता है। आज जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं ना, उन सबको ये पता होगा कि हम ना कोई भी वर्बल डिस्कशन नहीं रखते, हम सब कुछ ग्रुप में डॉक्यूमेंट करते हैं एज डिस्कस करके, ये हमने डिस्कस कर लिया। क्यों? क्योंकि कल को 1 मिनट लगती है टीम मेंबर को मना करने में कि यार मैंने तो ये बता दिया था। अभी बात सोचो, कल को कुछ भी हुआ तो फटेगा मेरे सर पे। क्यों? क्योंकि आपको बोल दो यार मैंने तो उस बंदे को बताया था, और कमाल की बात है उसके लिए बोलेंगे जो छोड़ के जाता था, मैंने तो दीपक को बताया था। वो हर एक मेंबर जो है वो हर डिस्कशन को रिकॉर्ड करता है, ऑडियो फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्म में। तो आप लोगों को भी इसलिए हम मांगते हैं ग्रुप में दो, वर्बली हम नहीं मांगते, समझ लो। तो उन चीजों को थोड़ा सा फॉलो करते हैं। अभी आने वाले टाइम में ना, इस फाइनेंशियल ईयर में जिसके पास भी ऑफिस है उनके लोगों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी मेरी। मैं यादव जी से कह रहा था कि आपके बंदे को ट्रेन करना है, किसी और को भी लगता है तो एक टीम मेंबर्स को ना अलग से ट्रेनिंग कर लेंगे, जैसे कि हम आपके यहाँ पे भी। तो बहुत सी चीजें उनको सिखाने होती है, उनको क्या फीचर दिखेगा, भविष्य क्या दिखता है उनका, कैसे उनका इम्प्लीमेंट प्रोसेस रहेगा। मुझे भी टाइम लगा था लोगों को अडेप्ट करने में, बट अभी एक अच्छी खासी टीम बना ली और उसी की वजह से वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर एक नया कम्युनिकेशन आया है, मोस्टली कंपनीज इसमें मूव कर रही है। सो कम्युनिकेशन ये है कि स्पेशली नीवा ने इसको अप्लाई कर दिया है कि जब भी आपको क्लेम डालना हो तो लास्ट 30 दिन, जब भी आप, जैसे आज है 19 तारीख, तो 19-20 मार्च के बाद का कोई भी क्लेम होगा ना, वो हम नहीं डालेंगे। तो 30 दिन जो लास्ट बिलिंग है उसको 30 दिन से पहले डल जाना चाहिए। तो 30 दिन क्रॉस हो गए तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको भेजने पड़ेंगे विद जस्टिफिकेशन लेटर। आज के सेशन का ना मोटो और बाकी चीजें बता देते हैं। जब सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद भी मेरी टीम के लिए एटलीस्ट ये 3 रात के लिए सेशन चलेगा, तकरीबन 20-25 मिनट के लिए। यहाँ पे एक बड़ी एडवांटेज जो हम लोगों को मिल रही है वो
तो ये मिल रहा है कि हमारे सामने ना 4 एक्सपर्ट डॉक्टर्स होंगे। बड़े से सवाल हमारे दिमाग में आते हैं अलग अलग एक्सपर्टीज को लेके। मैं आप लोगों को चलो एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कैटरेक्ट के ऊपर, जब तक बाकी लोग आ रहे हैं। तो कैटरेक्ट ना एक बड़ा पेन रहा है कि भाई ये ऐसा होता है तो क्यों होता है, ये मिलता है तो क्यों मिलता है, या नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है। तो हम ना दोनों तरफ का देखते हैं, इंश्योरेंस कंपनी का भी देखते हैं और हम एडवाइजर की साइड भी देखते हैं जो मीडिएटर होते हैं। पहले मैं एज एन एम्प्लॉय काम करता था तो चीजें मैनेज करता था, आज मैं एज एन पिनेकल काम करता हूँ तो मैं उन चीजों को देखता हूँ। कैटरेक्ट एक ऐसा सवाल रहा है जो कभी ना जवाब मिल ही नहीं पाया, और शायद बहुत कोशिश की, मेल डाली इंश्योरेंस कंपनियों को, अलग अलग लोगों से सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार यही हुआ कि यार उसका ना कोई स्पष्ट सा जवाब नहीं मिल पाया। अब उसके बाद मैंने एक दिन ये सोचा कि यार इसका जवाब तो चाहिए, क्योंकि ना देर सवेर रोजाना ये पेन आता ही आता है। सो आज के टाइम में ना 2 बड़े पेन बने हुए थे हमारे पोर्टफोलियो में, एक रोबोटिक्स और एक कैटरेक्ट। सो रोबोटिक्स का ना कोई सोल्यूशन मुझे दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि जिस प्रोडक्ट में अगर नहीं है तो फिर क्या ही करेंगे। जैसे हमारा मेजरली पोर्टफोलियो का नींव हम बात करें तो रेशियो 2.0 ओके अराउंड घूमता है। इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर 4 सर्जरी को छोड़ के बाकी सब पे 1 लाख किलोमीटर। तो अब मेरे पास ना 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं इन्हीं के किसी इंटरनल प्रोडक्ट में मूव करूं जिसके अंदर रोबोटिक्स पूरा हो, तो वहां पे अपने पास ऑप्शन आया एस्पायर। तो बहुत से कस्टमर को समझाया जी चलो जी एस्पायर ले लो, आपको रोबोटिक कवर हो जाएगा। कुछ जगह पे जहाँ पे कस्टमर ने बोला नहीं यार ये तो आप अगर एस्पायर में मूव कर रहे हो तो क्या बोनस मिलेगा, तो जवाब है जी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर कस्टमर भी देखता है कि भाई मेरी 5 लाख की पॉलिसी थी, 5 का बोनस था, आप तो बोनस खा जाओगे, तो जी नहीं हो पाएगा। फिर बाहर का ऑप्शन देखा कि बाहर हमारे पोर्टफोलियो में क्या है ऐसा, तो हमने केयर में कुछ केसेस को कोट किया। अब वो तो रह गया, बट इस चीज को मैनेज कैसे मैं कर रहा हूं अपने पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग हैं, आई थिंक मेरी टीम में तो मुझे पता ही है कि किसका पोर्टफोलियो कितना है। तो सबसे ज्यादा नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो मेरा ही नंबर सबसे बड़ा चलता है, क्योंकि मैं हर महीने दर महीने भी सबसे ज्यादा ही करता हूँ। नंबर जब मैं भेजता हूँ तो मेरे नंबर भी सबसे ऊपर लिखे होते हैं। उस सब के अंदर रोबोटिक्स वाला पार्ट धीरे धीरे हमने कवर किया। तकरीबन 2500 पॉलिसीज हो गई थी मेरे खुद के पोर्टफोलियो की। वहां पे हमने एक प्रैक्टिस बनाई कि यार जब भी रिन्यूअल आएगा उसी टाइम पे कस्टमर को एक मैसेज भेजेंगे कि जी आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो आपने पॉलिसी ले रखी है उसके अंदर ये लिमिटेशन है। अब कुछ कस्टमर तो बिदक जाते हैं उसी टाइम पे, ये पहले नहीं बताया वो नहीं बताया। मैं कहती पहले का ये देखो इतना ट्रेंड में नहीं था, तो मैं कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करता हूँ वो बता देता हूँ, ताकि आप लोगों के पास भी अगर वो चैलेंज आए तो एटलीस्ट आप हैंडल कर पाएं। तो मेरा ना एक सिंपल सा ये होता है कि यार पहले ना रोबोटिक मशीनें थी नहीं इतनी ज़्यादा, और उतने ज़्यादा ट्रेंड में भी नहीं थे। तो अब कुछ टाइम से 1.5-2 साल पहले से, क्योंकि कस्टमर को भी नहीं पता, और सच्चाई है कि हमें भी, मुझे भी नहीं पता कि कितना टाइम से आई, बट जो मुझे समझ में आने लगा, एक क्लेम आया था सुमेर भाई का, और 9 लाख रुपए का क्लेम था घुटने का, जिसमें 1 लाख रुपए मिला था, क्योंकि रोबोटिक्स की 1 लाख की लिमिट थी। वो बड़ा पेन हुआ। उसके बाद ना, और कमाल की बात ये थी वो हमारे पोर्टफोलियो का भी नहीं था, किसी और का था, बट वो लेटर जिस दिन देखा उस दिन दिमाग झंझना गया कि यार ये तो बड़ी दिक्कत है। तो उसी दिन से हमने प्रैक्टिस बना ली कि हर एक रिन्यूअल को 2 मैसेज डालेंगे हम कि जी आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो पॉलिसी है इसके अंदर रोबोटिक्स के ऊपर 1 लाख की लिमिट है सर्टेन रोबोटिक्स के ऊपर, और प्लस आपने सेफगार्ड लिया, इसको सेफगार्ड प्लस कर लो। तो अगर उसने पढ़ लिया तो ठीक, नहीं पढ़ा तो ठीक, मैंने अपना मैसेज पास कर दिया। सबसे पहला सवाल ये था। दूसरा, जब रिन्यूअल करते थे तो बताते भी थे उनको एक बार फोन करके, ताकि वो रिकॉर्डेड लाइन पे रिकॉर्ड हो जाए। हम सारे रिकॉर्डिंग का बैकअप रखते थे मेरे कस्टमर के लिए एटलीस्ट। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने बोला राजवीर जी फिर इसका सोल्यूशन क्या है? मैं इसके 2 सोल्यूशन है, विद इन नीवा ये है, आउटसाइड नीवा ये है। लोगों ने जो भी प्रेफरेंस दी अपनी, वो उसके हिसाब से हमने आगे मूव कर दिया। कुछ लोगों ने बोला नहीं जी मैं तो इसी प्रोडक्ट में रहूंगा क्योंकि बोनस अच्छा है, ये सारा चल रहा है। उन सबके हिसाब से वो सारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया गया। अब इस तरह से हमने किसी न किसी तरह ऑलमोस्ट 1 साल में रूटीन में सारे रिन्यूअल हो चुके हैं। अगला चैलेंज आता है अपने पास रोबोटिक्स का, इसका कैटरेक्ट का। तो 2 ही चीजों में कस्टमर फटते हैं। और तीसरा एक और भी चैलेंज आता है डेंगू के टाइम पे। डेंगू वाला मैं लास्ट में ले लेता हूँ अगर टाइम बचता है तो कैटरेक्ट के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है 3 तरह के लेंस होते हैं। कितने तरह के लेंस होते हैं? लेंस बहुत तरह के होते हैं, 50 तरह के होते हैं।
किसी को अगर कभी भी देखोगे ना, इतने लेंस आ गए हैं कि कभी ना हिसाब लगा ही नहीं पाओगे। 3 कैटेगरी होती हैं। पहला होता है मोनोफोकल, दूसरा होता है मल्टीफोकल और तीसरा होता है ट्राइफोकल। आज के टाइम में 3 ही कैटेगरी है, इनके ऊपर सब कैटेगरी बन जाती है। अब ये कैटेगरी और सब कैटेगरी क्या होती है? तो कंपनी हो गई नीवा ऊपर, प्लान हो गया रिएश्योर 2.0 और उसका सब प्लान हो गया रिएश्योर 2.0 गोल्ड प्लेटिनम, इस तरह से। तो उसी तरह से ये लेंसों में लगा रखा है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है 99% प्लान्स में, वो पे करती है मोनोफोकल, अगर जिसमें अप टू सम इंश्योर्ड लिखा हुआ है तो। और ये ना बड़ा ग्रे एरिया है, मतलब मैं पर्सनली इस चीज को मानता हूं। कभी बहुत बार हमने ना फीडबैक देने की कोशिश की कि यार 1 करोड़ वाले को तो आप कम से कम कोई लिमिट ओपन कर दो, आप 50 कर दो, 60 कर दो, 1 लाख कर दो, 80,000 कर दो। बट अभी पिछले कुछ टाइम में ना मैंने बड़ी 6 अलग अलग हॉस्पिटलों से कंसल्टेशन की और कुछ फैक्ट्स निकल के आए कि यार क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। इंश्योरेंस कंपनी कितना पे करती है, क्यों डिफरेंशियल प्रीमियम्स मतलब अलग अलग यहाँ पे आते हैं, कहीं पे 34 दे रहे हैं, कहीं 32 दे रहे हैं, कहीं 28 दे रहे हैं, रिइंबर्समेंट में कितना मिलता है, कैशलेस में कितना मिलता है। तो जितना मैं समझ पाया उतना मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जहां मैक्सिमम पॉलिसीज में ना लिमिट नहीं लिखी है, जहां पे लिमिट लिखी है वहां का तो झंझट ही खत्म हो गया। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि मैं 50,000 दूंगा तो 50,000 ही मिलेगा, वहां तो झंझट ही खत्म हो गया, कोई है ही नहीं। बट आज के टाइम में सारी इंश्योरेंस कंपनियों ने अप टू सम इंश्योर्ड लिखा हुआ है, लेकिन अप टू सम इंश्योर्ड कोई नहीं देता। वो क्यों नहीं देता वो बता देते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी का ना एक बेसिक स्टेटमेंट है कि यार हम ना लग्जरी कवर नहीं करते, हम बेसिक कवर करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई जितनी आपको जरूरत है ना मेडिकली, हम उतना देंगे। तो कितना देगो जी? तो आपको मेडिकली जरूरत है कि आपको दिख नहीं रहा, तो आपको दिखने तक का पैसा हम दे देंगे। तो बोले जी लग्जरी क्या है इसमें? तो जी लग्जरी इसमें ये है कि उससे पहले अपने को समझने पड़ेंगे लेंसेज। तो 3 तरह के लेंस मैंने बताए। देयर आर 3 टाइप ऑफ लेंसेज, मोनोफोकल, मल्टीफोकल, ट्राइफोकल। मल्टीफोकल आज के टाइम में गायब हो चुका है, क्योंकि पहले मोनोफोकल और मल्टीफोकल चलते थे। अब उसकी मल्टीफोकल ही ले ली ट्राइफोकल ने। नाम से भी लग रहा होगा कि यार मोनोफोकल सिंगल फोकल लेंस, चाहे वो दूर का हो चाहे पास का हो। मल्टीफोकल 2 फोकल, पास का और दूर का। और ट्राइफोकल हो गया 3 फोकल का लेंस, पास का, दूर का और बीच का। सो 3 तरह के लेंस हो गए। अब ट्राइफोकल 2 ही तरह के लेंस लगवाते हैं कौन लोग? जो मल्टीफोकल के लिए जाएगा उसको ट्राइफोकल ही लग देती है हॉस्पिटल, मल्टीफोकल हटाई दिए पैकेज से। अब उसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी को कैटरेक्ट हुआ, बेसिकली कैटरेक्ट में जरूरत पड़ती है, तो या तो उसकी दूर की नजर खराब होगी या नजदीक की खराब होगी। अब उसको इंश्योरेंस कंपनी ने कवर कर लिया, लेकिन उसके एडवांस में कोई जाता है तो डॉक्टर क्या काउंसलिंग करते हैं कि जी एक ही बार होता है, बार बार कौन सर्जरी करवाता है, तो आप एक ही बार में लगवा लो। बट वो है कस्टमर की कन्वीनियंस की, वो चश्मा नहीं लगाना चाहता। मेरी नजदीक की मान लो नजर खराब है तो मैं मोनोफोकल लगवा के नजदीक की नजर के लिए, बट दूर देखने के लिए मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ चश्मा लगवाने के लिए तो मैं ट्राइफोकल लगवाऊंगा। तो ट्राइफोकल में क्या होता है? बीच का क्या होता है कि मान लो ये भाई साहब खड़े हैं, इनके लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो बीच वाला है। नजदीक का हो गया बिल्कुल पास का कि मुझे दिख रहा है, बीच का हो गया एक कोई बीच में मान लो लैपटॉप है, और लास्ट का हो गया जिसके अंदर दूर की नजर हो गई। समस्या सिर्फ यहां पे आ जाती है। इसके अलावा भी एक इसमें आता है, कौन सा होता है मनीष जी? एक नंबर और होता है, उसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल नंबर। तो पास की एक नजर हो गई, एक दूर की हो गई, एक सिलेंड्रिकल नंबर हो गया। तो सिलेंड्रिकल नंबर क्या होता है? ऐसे देखते हैं ना कुछ लोग, एक टेढ़ी चल रही है, और ये ना उम्र के साथ में कभी कभी कुछ लोगों का जैसे एक रेटिना यहाँ पे काम कर रहा है, दूसरा यहाँ पे करेगा, तो उसको यहाँ पे बैलेंस लेके आने के लिए एक लेंस लगता है, और वो मोनोफोकल में भी लगता है, ट्राइफोकल में भी लगता है। उसको बोलते हैं टोरिक लेंस। तो जब भी आपका नंबर के अंदर सिलेंड्रिकल नंबर का भी ट्रीटमेंट किया जाए उसको टोरिक बोला जाता है। यहां पे थोड़ा सा वो आ जाता है। अब इंश्योरेंस कंपनियों ने ना मोनोफोकल पे रोका हुआ है, लेकिन कई बार मेडिकली रिक्वायर्ड होती है। इसकी मैंने क्लैरिफिकेशन ईमेल डाली हुई है कि भाई अगर किसी का एक्चुअली सिलेंड्रिकल नंबर की जरूरत है
तो उसके ऊपर क्या होगा? मेरी वर्बल डिस्कशन में ये होता है कि राजवीर किसी को मेडिकली अगर जरूरत है तो हम पे कर देंगे, बट हम इसको ओपन नहीं करेंगे। तो मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने बोला यार अगर हमने मेडिकली मतलब अगर सबके लिए ओपन कर दिया ना तो सभी उसको फिर वही लगा, मतलब हॉस्पिटल भी प्रैक्टिस बना लेंगे यार यही लगाना है, वो मजबूरी हो जाएगी। तो हम इसका पैरामीटर जरूर डिसाइड करेंगे, अभी तक के लिए डिसाइडेड नहीं है, बट यू हैव ए वैलिड फीडबैक। मतलब मैंने किसी सीनियर मेंबर को ईमेल डाली थी विद मेकिंग द कंप्लीट केस, यार ये है, इसका सिलेंड्रिकल नंबर 2 है और 1 से ऊपर मेडिकली रिक्वायर्ड होता है, ये WHO और ICMR बोलता है, तो आप वही तो गाइडलाइन फॉलो करते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, आई विल रिव्यू इट एंड आई विल गेट बैक टू यू। प्रोबेबली हम इसका कोई प्रोविजन बनाएंगे, बट वी विल नॉट ओपन फॉर एवरीबॉडी। तो ये 3 तरह के चीजें हमारे सामने आती है। अब इसमें भी 2 तरह के प्रोसेस होते हैं सर्जरी के, एक होता है कन्वेंशनल और एक होता है फेम्टो। इंश्योरेंस कंपनी फेम्टो पे नहीं करती है। तो जब भी किसी का फोन आएगा जी फेम्टो पे करोगे, नहीं पे करोगे। अब आपको थोड़ा बता देता हूं कि फेम्टो क्या होता है और कन्वेंशनल क्या होता है। तो कन्वेंशनल ना हमेशा से जो होती आ रही सर्जरी, आंख के अंदर चीरा लगाता है। तो एक बार मैं गीता मैडम डिस्कस कर रहे थे और गीता मैडम बोला ऐसे थोड़ी ना आपको ब्लेड से लेकर चीरा लगाते हैं, तो मैडम वो चीरे लगाते हैं, प्रोसेस ही वही है। दे यूज द नाइफ, दे टेक आउट द कैटरेक्ट एंड देन दे फिट द लेंस, दिस इज द प्रोसेस। उसके अंदर ना जो फेम्टो होता है उसके अंदर वो लेसिक के थ्रू करते हैं। और फर्क क्या होता है कन्वेंशनल में और फेम्टो में? तो फर्क होता है हीलिंग का। उसके अंदर हीलिंग जल्दी हो जाती है, तकरीबन 3, 4, 5 दिन के अंदर हो जाती है, मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ये सेशन मेरा रह गया था। और जो फर्क आया था, मतलब खाली मैंने ये पूछा था कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता, तो जो सर्जिकल होता है उसके अंदर हीलिंग का तकरीबन 7 से 10 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी का ये कहना है कि भाई एक बात सोचो ना, मैं उसको हीलिंग कस्टमर को जल्दी चाहिए तो मैं उसका पैसा थोड़ी पे करूँगा। तो ये ना डिबेट का ही सवाल रहा है और रहेगा भविष्य में भी, जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती। इसके अंदर एक चीज और मेरे को अभी भी ध्यान रखती है, हाँ, तो बड़े से लोगों का एक और सवाल आता है कि यार चश्मा हटवाने की सर्जरी कवर होती है क्या? तो इसके ऊपर ना एक सवाल पूछ लेते हैं कितने लोगों को। कितने लोगों को लगता है कि लेसिक जब करवाते हैं, चश्मा हटवाने की जो लेसिक करवाते हैं वो कवर होता है? 1 और 2। और कितने लोगों को लगता है कि नहीं कवर होता? बाकी सारे वही हो गए, सिंपल से। सर एक कोई माइक पास कर देंगे सर को पीछे। सर किस कंडीशन में कवर होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल? 8 नंबर से ज्यादा होना चाहिए। है सर? 8 नंबर से ज्यादा होना चाहिए। ओके, सर का नाम पूछना भूल गया मैं पीछे। नरेश सैनी। तो सैनी साहब जो आपने बताया बिल्कुल ठीक है, बट उसमें छोटी सी करेक्शन है, और जो गीता मैडम आप बता रहे हैं उसमें छोटी सी करेक्शन है। इंश्योरेंस कंपनी का ना हर एक चीज का एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है और एक पैरामीटर होता है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी का एक यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट है विद इन ऑल द कंपनीज, उसमें इंश्योरेंस कंपनी ये बोलती है कि अगर आपका डायपीटर जो इसका मेडिकल टर्म है, आंखों के जो चश्मा का नंबर हम बोलते हैं, वो 7.5 प्लस या माइनस है, तो हम आपको लेसिक भी दे देंगे। तो वो जो रेंज है वो 7.5 है, एंड दिस इज फाइल अक्रॉस ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अगर 7.5 से ज़्यादा हो गया है कोई कश्मीश, तो उस केस में मिल जाएगा, मतलब उस कैटेगरी में बहुत ही हाई नंबर हो जाता है, तो देन इट इज मेडिकली रिक्वायर्ड। एक और कॉमन सवाल आता है कई बार, और हेमंत ने पूछा था मेरे से, तो मैंने ग्रुप में तो भेज ही दिया था अपने में, वो भी बता देता हूँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक होती है, व्हेन द बेबी स्टार्ट ग्रोइंग अदर देन द मदर वॉम। इसकी जो डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, इट इज रिटन इन दैट स्टेटमेंट। सो गर्भाशय से बाहर फेलोपियन ट्यूब में अगर बच्चा ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, तो वो हर एक कंपनी की हर एक पॉलिसी में कवर है, चाहे वो उसमें मैटरनिटी हो या नहीं हो। तो अभी मैं जितनी भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर किसी के मन में इंश्योरेंस से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल टर्म से रिलेटेड कोई भी सवाल है, एंड दिस इज अ वेरी ओपन हाउस, कोई भी सवाल है जिसका आपको लगता है कि कोई जवाब नहीं मिला, तो उसका मैं जवाब देना चाहूंगा अगर मेरी कैपेसिटी में ऐसा होगा तो। जी के माय क्वेश्चन इज, जो कैटरेक्ट के बारे में आप बता रहे थे,
ट्रेडिशनल वे इज जो चीरा लग के लगता है, फेप्टो इज एन एडवांस्ड वे, राइट? सो जिस पॉलिसी में मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर्ड है, उसमें क्या ये कवर होगा? नहीं कवर होगा. मॉडर्न ट्रीटमेंट इज समथिंग डिफरेंट. बिकॉज आज की डेट में टेक्निकली इज दैट्स एन आउटडेटेड सिस्टम. मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग द लेजर सर्जरी. वही होगा. सो फेप्टो बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, बट दैट्स द नॉर्म. तो फिर इसका मतलब क्या So है? I'll tell you, जो मॉडर्न ट्रीटमेंट जितने भी आते हैं, there is a list of 12 treatments as per the policy wordings, but femto उसका भी पार्ट नहीं है, Exactly. right? And what we had discussed last time, femto was not specifically mentioned in the exclusions कि ये नहीं करेंगे. Right. So that is also a grey So area. even- हाँ, grey area रहेगा. So I'll tell you about the gray area. Insurance is full of the gray. आप जहाँ पे कई बार जहाँ पे पेबल नहीं होता वहाँ पे भी पे हो जाता है. सो इट वर्क्स बोथ वेज. कस्टमर के लिए भी कई बार अगर किसी ने पढ़ लिया और कस्टमर ने अगर उसको हाईलाइट कर दिया कि यार ये तो आपके डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी को देना भी पड़ जाता है. तो अगर आज भी ऐसे बड़े से केसेस थे और केसेस हैं जहाँ पे हमने फेम्टो को भी क्लेम दिलवाए हैं. पॉइंट सिर्फ ये होता है कि कहाँ पे कस्टमर स्टैंड लेने को तैयार है. एक लीगल नोटिस भेजो तो 1 मिनट में पेबल हो जाता है. पॉइंट सिर्फ उतना होता है. लेकिन बीइंग एन मीडिएटर हम उसके लिए ना फाइट करते रहे, तो हम क्या करते हैं ना, हम एक ईमेल चला सकते हैं और उस ईमेल पे रिस्पॉन्ड करे ना करे कंपनी की मर्जी होती है. और कई बार जानबूझ के रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. तो अल्टीमेटली वहाँ पे व्हाट आई हैव सीन कि अगर कस्टमर ने वही पॉलिसी वर्डिंग का डॉक्यूमेंट की कॉपी लगा के भेजी है इंश्योरेंस कंपनी को कि ये बता दो जी ये कहाँ लिखा हुआ है कि कवर नहीं होगा, आपने ये तो लिख दिया कि कवर. तो आज हमारे डॉक्यूमेंट में, उन दोनों डॉक्यूमेंट में ये भी नहीं लिखा हुआ कि हम मल्टीफोकल, तो ये लिख के आने लग गया था बीच में कि मल्टीफोकल लेंसेज विल नॉट बी कवर. तो ट्राइफोकल इज आल्सो पार्ट ऑफ मल्टीफोकल. बट फेम्टो इवन जो नया ड्राफ्ट आया उसके अंदर फेम्टो लिख के आ रहा है कि इट विल पार्ट ऑफ द एक्सक्लूजन. तो कभी भी ऐसा लगता है अल्टीमेटली वो ही रहेगा. बट जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है उसके अंदर तो जो नई एडवांस ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजी आई वो वाला पार्ट रखा है. तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ द मॉडर्न ट्रीटमेंट. हाँ जी प्लीज. मोनोफोकल और मल्टीफोकल और ट्राइफोकल, मान लो कोई भी लेंस लगवा रहा है तो पूरी पेमेंट क्यों नहीं करते हैं, जबकि जो कस्टमर होता है वो कहते हैं जी मैंने तो इतने साल से प्रीमियम पे कर रहा हूँ, मैं इतने साल पे, उसके बाद मुझे पूरा कवर नहीं मिलता. वो इशू थोड़ा सा एक बार. सर आई थिंक मैंने इसका ना ऑलरेडी जवाब दे दिया कि क्यों पे नहीं करते हैं. क्योंकि जब कस्टमर ने, अगर इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि भाई आप मोनोफोकल लगवाओ, बेसिक मोनोफोकल, हम 100% पे करेंगे. तो अगर किसी ने बेसिक मोनोफोकल लगवाया, कैशलेस में लगवाया, तो इंश्योरेंस कंपनी इज बाउंड टू पे द फुल. तो अगर ऐसा कोई भी एक भी केस है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं. जहाँ पे भी मोनोफोकल बेसिक लगवाया है कस्टमर ने तो उसका 100% पे हुआ है. ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है. बट जिन केसेस में पूरा पे नहीं हुआ उसमें कस्टमर ने आइदर कस्टमर वेंट फॉर दी मल्टीफोकल और ट्राइफोकल. जब भी रीइंबर्समेंट में जाते हैं ना तो एक क्लोज लगता है रीजनेबल एंड कस्टमरी. कमाल की बात ये है कि उसी कैटरेक्ट का अगर एक हॉस्पिटल में लिया तो कई बार मैंने 28,000 पे होता देखा है और रीइंबर्समेंट में कई बार 40,000 भी पे होता देखा है एक ही हॉस्पिटल का. सो उस केस में कंपनी ना रीजनेबल एंड कस्टमरी पे जाती है. और रीजनेबल कस्टमरी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन चलती है. वो क्या है वो बता देता हूँ. सो जब भी आप कैशलेस में जाते हो तो कंपनी ने एक MOU साइन किया होता है हॉस्पिटल के साथ. ना तो कंपनी उससे ज़्यादा पैसा पे करेगी और ना ही हॉस्पिटल उससे ज़्यादा चार्ज कर पाएगा. जब भी वो लेटर जनरेट होगा कैशलेस में तो जो सर्विस कस्टमर ने ली है उसका 100% पेबल होगा. लेटर पे लिख के आता है कि नोट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ द MOU डिस्काउंट. जब भी आप किसी भी प्रोसीजर को या ट्रीटमेंट को आउट ऑफ द नेटवर्क हॉस्पिटल लेते हो, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी ने MOU तो बनाया नहीं है तो कैसे उस क्लेम को सेटल करेगी. उसका एक सिंपल सा इन्होंने लॉजिक निकाला हुआ है कि यार जो हॉस्पिटल जिस शहर में है और कैटेगरी जिसमें आता है, अब कैटेगरी के अंदर ना कहीं पे कई बार थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकता है. तो इंश्योरेंस कंपनी ने 3 कैटेगरी बनाई हुई है. जैसे हॉस्पिटल्स की रेटिंग होती है ना कि 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, इसी हिसाब से उन्होंने कैटेगरी A, कैटेगरी B और कैटेगरी C बनाई हुई है. उसके हिसाब से उन्होंने ना अपने अभी भी जब कैशलेस का भी MOU साइन करते हैं तो उसी कैटेगरी के हिसाब से साइन करते हैं वो कि इस A कैटेगरी के हॉस्पिटल में हम लेट से कैटरेक्ट का देंगे, C कैटेगरी में 28,000, B कैटेगरी में 36,000 और A कैटेगरी के अंदर 44,000, क्योंकि उससे नीचे वो मानते नहीं है. सेंटर फॉर साइट के अंदर वही 44,000 देते हैं
डॉक्टर लाल आई केयर के अंदर वही 32,000 देंगे उसी सर्जरी का। तो उसी हिसाब से हर एक चीज़ की ना एक उन्होंने एमओयू साइन किए हुए हैं बेसिकली हॉस्पिटल कैटेगरी। तो जब भी आपने किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया जो कि नॉट द पार्ट ऑफ द पैनल है, तो कंपनी उसी कैटेगरी के हिसाब से जाएगी और उतना ही पे करेगी। तो ये ओवर बिलिंग रोकने के लिए किया गया। कोई और ऐसा सवाल दिमाग में आ रहा है आप? हाँ प्लीज़। As we were discussing about the LASIK treatment, I have a hypothetical question. For example, while punching the case, तो ऐसा कभी नहीं होता कि वहाँ पे आई साइट लिखने के लिए कोई कॉलम हो। तो मान लो बचपन से किसी को चश्मा है एंड आफ्टर टेकिंग पॉलिसी इवेंचुअली वेंट आउट 7.5, तो उस टाइम पे क्लेम पेएबल होगा क्योंकि उसको पॉलिसी लेने से पहले से था आई साइट वाला प्रॉब्लम। ठीक है। सो दो चीज़ें होती हैं नॉर्मली। जब भी 7.5 तक कोई पहुंचता है तो अग्रेसिवली रिग्रेसिवली टेस्ट होते रहते हैं बच्चे के। जैसे मेरे बच्चों को भी मैं टेस्ट ना हर 6 महीने में कराता हूँ, ठीक है। उस केस में जब भी नंबर बढ़ता है 7.5 इज़ अ वेरी हाई नंबर, जो कि बड़ी ना मतलब एक लेवल के बाद जाके पहुंचता है। अब आपका सवाल ना इसको ट्विस्ट करते हैं, उसको कंफर्म था, बाद में हुआ उसको पता नहीं था, छोड़ देते हैं सबको, उसको कंफर्म था, ठीक है 7.5 था। इंश्योरेंस के अंदर आई के लिए 2 साल का वेटिंग होता है। 2 साल के बाद इंश्योरेंस कंपनी को पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे पहले से सब चीज नहीं था। प्रोवाइडेड कि वो जब एडमिट हो रहा है उस टाइम पे ये ना लिखवाए जी पहले से मेरे को पता था कि 7.5। सिंपल ये। सो किसी का और कोई क्लेम का खराब एक्सपीरियंस रहा हो, कोई क्लेम पे नहीं हुआ हो? हाँ, मैं क्या था, पेशेंट एडमिट हुआ फोर्टिस हॉस्पिटल में, रीवा की पॉलिसी है, सेफ गार्ड प्लस ऑपरेटर। उसके बाद भी अप्रूवल आता है 57,000 का अमाउंट और 42,000 का अप्रूवल आया उसका, ठीक है जी। उसके बाद भी लिखा हुआ आ रहा है कि सेफ गार्ड प्लस ऑपरेटर। उसके बाद भी वो 12,699 रुपये पे करके आया है कि जी इसका हमारे पास कोई आ नहीं रहा, और बकायदा लिखा हुआ है एनएमई डू नॉट कलेक्ट फ्रॉम पेशेंट, टीएस विल बी सेटल्ड एज पर गिवन डिस्काउंट एमओयू साइंड बाय हॉस्पिटल ओनली। उसके बाद भी वो हमने दोबारा कंसिडरेशन में डाला, मतलब क्लेम आया नहीं। 4 दिन बाद उसका अप्रूवल लेटर आ रहा है। अब पेशेंट थोड़ी रुकेगा डिस्चार्ज के टाइम, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज वो थोड़ी रुकेगा। हमने कहा तो उसको आप पे करो, अब रिप्लेसमेंट डाल दे उसको। 4 दिन बाद अप्रूवल आ रहा है, अप्रूवल लेटर आ रहा है कि भैया ये पेशेंट को कुछ भी पे नहीं करना। अरे भाई उसको कोई बिल थोड़ी लगी, तो आपने उसको रिप्लेसमेंट डाला है। देखो 2 चीजें बताता हूँ। ये जो आपके साथ हुआ है ना वो है क्लरिकल मिस्टेक, और ये ना रूटीन का काम है। अब पॉइंट सिर्फ ये हो जाता है कि आप जहाँ पे जुड़े हुए हो उसको 4 घंटे लगे। मतलब मैं इस पे कोई ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बट ये क्लरिकल मिस्टेक ना हमारी टीम में भी होती रहती है। और आईटी की मिस्टेक है, किसकी मिस्टेक है? ये क्लरिकल मिस्टेक है, कंपनी की गलती है ओपनली। क्यों है मैं बता देता हूँ। सो डॉक्टर्स ना नए ज्वाइन करते हैं, उनको नहीं पता होता। बहुत सी बार ऐसे क्लरिकल मिस्टेक हुई है, हमारे पास भी आ जाते हैं। अच्छा सामने जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी कह देता ना ये तो कटेंगे, फिर हम उसको थोड़ा सा हार्डवेयर में समझाते हैं कि भाई ज्यादा समझदार पढ़ ले एक बार, और ये पॉलिसी में लिखा हुआ है पे हो जाएगा। फिर वो नहीं मानता, सुपरवाइजर बोलते हैं, फिर वो आधे घंटे का टाइम तो लगता है रिव्यू में, आधे घंटे में नॉर्मली आ जाता है। हमने बहुत लेटर करेक्ट करा के मंगाए, और ये क्लरिकल मिस्टेक ना उसके ऊपर हम किसी को ये नहीं कह सकते कि यार सही गलत है, ये तो होती रहती है। आउट ऑफ मतलब 100 के 5 में आती है। कोई सवाल बचता है आप लोगों का? कोई ऐसा दिमाग में सवाल आ रहा हो किसी क्लेम को लेके, किसी और मेडिकल टर्मिनोलॉजी के? हाँ जी करमवीर जी। अपेंडिक्स का क्लेम आया था, वो एमपी गए थे, वहाँ उन्होंने ऑपरेशन कराया, 27,000 रुपये बिलिंग आया, और कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया केयर ने। और उन्होंने पूछा कि आपको दवाई खाते हैं? तो उन्होंने कहा दिया हाँ जी बीपी की खाता हूँ, कब से? 1-1.5 साल से। उन्होंने क्लेम रिजेक्ट कर दिया कि जी नॉन डिस्क्लोजर पे। तो क्या बीपी का और अपेंडिक्स से कोई रिलेशन है? सो ये जो सवाल आया ना, ये लगभग ना घूम फिर के 50 बार अलग अलग लोगों से सवाल आया। तो मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस कंपनी कैसे देखती है किसी भी मेडिकल हिस्ट्री को। तो कभी भी कोई रिलेशन हो या ना हो, अगर इसको ना इस तरह ले लेता हूं भाई कि किसी को ना कैंसर था और उसने बोला कि मैं तो बुखार के लिए एडमिट हुआ था, आपने क्लेम क्यों नहीं दिया? तो आज क्या हुआ कि बुखार के टाइम पे उसने अपनी मेडिकल हिस्ट्री कंपनी को बता दी कि मैं कैंसर था, तो वो चुपके से अपनी मेडिकल हिस्ट्री को बाईपास कर गया, इन्फॉर्म कर गया। अगर कंपनी ने वो क्लेम पास कर दिया बुखार का, तो कल को कैंसर का भी देना पड़ेगा, जो कि डिस्क्लोज नहीं था। तो कोई भी मेडिकल हिस्ट्री अगर एडिशनल है जो डिस्क्लोज नहीं है, तो किसी भी चीज का क्लेम आया हो, अगर कोई भी एडिशनल डिस्क्लोजर निकलता है तो उस केस में पे नहीं होगा। सिंपल है।
तो इसलिए कहा जाता है ना स्टार्टिंग में जब पॉलिसी लो तो सब कुछ डिस्क्लोज कर दो। हम तो हुक्का बीड़ी सिगरेट सब कुछ डिस्क्लोज करवाते हैं, एक एक छोटी छोटी चीज। और बीपी से तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशन होती है। अगर आप लोडिंग से डरते हो तो कुछ कंपनियों में लोडिंग लगती है, केयर के अंदर ना डायबिटीज की लोडिंग है, ना हाइपरटेंशन की लोडिंग है, इवन किसी भी चीज की कोई लोडिंग नहीं है। तो ये अगर आप डिस्क्लोज कर देते तो भी लोडिंग नहीं लगती। हो सकता है कि अगर फ्रेश पॉलिसी हो तो कोई वेटिंग लग जाए। So, Rajveer, I would really like to thank you for arranging this session and making us part of it. क्योंकि ये बहुत, I mean, it has imparted a lot of knowledge to us. Not only insurance part, but also the medical part. So I mean, I would like to thank CK Birla also and for this time. And thank you so much for organizing and having us as well. I think I don't feel this. I think this is actually I know it is about the community for this. Thank you because he is the one who are available.